हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ का फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन दोनों तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। वन शॉट वीडियो है, कंप्लीट आपको सारा सिलेबस एक ही वीडियो में करा दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप यहाँ जाके मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा नया चैनल फैक्ट्स विद भारत जरूर सब्सक्राइब करने। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि योजना क्या है, यानी कि प्लानिंग क्या है। योजना के विभिन्न उद्देश्य जो होते हैं उसके बारे में बताना है। तो आपको पता है कि योजना जो होती है कैसी प्रोसेस होती है, कैसी प्रक्रिया होती है, जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के दौरान होने वाली जो समस्या है उसको हल करने और कार्य को सरल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे कि आपको पता है कि आपको कोई कार्य करना है, कोई प्रोजेक्ट आपके सामने है, तो आप पहले से उसकी प्लानिंग कर लोगे, ठीक है। यानी योजना बनाओगे। आपको पता है कि उस कार्य को करते वक्त आपके सामने क्या क्या परेशानी आ सकती है, तो उनको हल करने के लिए पहले से आप सोचोगे, योजनाएं बनाओगे। इससे आपका जो कार्य होता है वो कहीं ना कहीं सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। और आपके काम जो कार्य है उसको सफल होने के चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। योजना का उद्देश्य क्या होता है? योजना का उद्देश्य है जैसे तालमेल स्थापित करना, गलती की संभावना जो होती है वो कम करना, ठीक है, मिस्टेक्स कम होंगी आपकी। निर्णय लेने की प्रक्रिया जो होती है उसको प्रोत्साहित करता है। कहीं ना कहीं प्लानिंग जो होती है हमारे निर्णय लेने की जो भी प्रोसेस है उसको मोटिवेट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। सभी साधनों का प्रयोग जो है वो अच्छे तरीके से और लाभकारी बनाना। अगर आपने प्लानिंग के साथ आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और बिना प्लानिंग के आप उतर जाते हैं किसी कार्य में तो गलतियों की संभावना ज्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगिता आयोजन की विभिन्न समितियों के प्रतियोगिता से पूर्व के कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, क्या होता है जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, कोई स्पोर्ट्स के लिए कोई टूर्नामेंट कराया जा रहा है, तो उसके पहले भी, यानी कि उसके पहले भी कुछ प्लानिंग की जाती है, कुछ समितियां होती है वो कार्य करती हैं, और टूर्नामेंट के दौरान भी कुछ समितियां काम करती हैं, और उसके बाद खत्म हो जाने के बाद भी कुछ समितियां जो होती है वो कार्य करती है। तो इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है पहले वाला पूछ ले, या टूर्नामेंट के दौरान पूछ ले, या फिर उसके बाद में पूछ ले। मैं आपको सभी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखिए, खेल प्रतियोगिता जो होती है उसके सफल और सहज आयोजन के लिए कई प्रकार की जो समिति होती है वो प्रतियोगिता से पहले निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखना होता है उनको? जैसे कि हमारी एक प्रचार समिति होती है। प्रचार समिति क्या काम करती है, पहले तो ये समझो। देखो, मान लो कोई टूर्नामेंट है, तो उससे 3-4 हफ्ते पहले से ये जो समिति होती है ये काम करना शुरू कर देती है। यानी कि टूर्नामेंट जो होगा उससे कम से कम 1 महीना पहले आप मान लो ये उसका प्रचार करना शुरू कर देगी, ठीक है। प्रतियोगिता की तिथि क्या है ये बताएगी सबको, किस जगह पे होने वाली है, और कार्यक्रम क्या है उसकी पूर्व सूचना कहीं ना कहीं दे दी जाती है कि भाई ये टूर्नामेंट फलानी जगह पे फलानी तारीख को होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्रय समिति। नाम से ही पता लग रहा है आपको कि प्रतियोगिता को सफल बनाने में इस समिति का मुख्य कार्य होता है। प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली वस्तुओं और उपकरणों को प्रतियोगिता से पहले खरीद लेना चाहिए और उनका निरीक्षण कर लेना चाहिए। काम कौन करेगा? क्रय समिति। क्योंकि आपको पता है जो कंपटीशन होता है, जो स्पोर्ट्स होता है, उसमें कई तरह की वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसको पहले से खरीद लेना किसका काम होता है? क्रय समिति का। इसके बाद है आयोजन समिति, ठीक है। ये जो समिति होती है, ये जो हमारी खेल प्रतियोगिता होती है, इसका आयोजन करना और उसको संचालित करना, इससे संबंधित जो भी गतिविधि होती है उसके लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। खेल का आयोजन जो है वो ये वाली समिति करवाएगी। और यह समिति लगभग 1 माह पूर्व, यानी 1 महीने पहले से विभिन्न समितियों का गठन करती है और उनकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित कर देती है कि कौन सी समिति को क्या कार्य करना है। ये सब कुछ पहले से डिसाइड कर लेते हैं, गठन हो जाता है। फिर एक खेल मैदान व उपकरण समिति। ये समिति जो होती है ये खेल जो प्रतियोगिता है इसके लिए मैदान को तैयार करती है, जहाँ पे खेल हमारा होना है, प्रतियोगिता होनी है। और प्रतियोगिता से लगभग 2 दिन पहले मैदान तैयार हो जाना चाहिए, इस पे ध्यान देती है, ठीक है। प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति। किसी भी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए ये समिति जो है वो जिम्मेदार होती है। टीमों की संख्या, फिक्सचर, ये सारा काम तैयार करना जो होता है ये इन्हीं का होता है। तैयार करके उपलब्ध कराते हैं और कार्य सही ढंग से हो इसकी भी ये देख रेख करते हैं। इसके बाद है सजावट तथा समारोह समिति। प्रतियोगिता से पहले ये समिति जो है ये निश्चित करती है कि उसे कहाँ पर कितने
और जैसे मैदान हो गया, स्टेडियम हो गया, मंच हो गया, कहाँ पे कितनी सजावट करनी है, ठीक है, कैसे सजावट करनी है, क्या चीज़ें लगेंगी, वो सारा कार्य जो है ये सजावट समिति का हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है ये गेम्स टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले की तैयारी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है इस पे कई बार। एक क्वेश्चन है कि जो प्रतियोगिता होती है उसके दौरान क्या कार्य होते हैं उसके बारे में। तो देखिए, किसी भी प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए जिस समिति को जो कार्य सौंपा जाता है वो सही ढंग से अगर पूर्ण करे तो जो हमारा जो स्पोर्ट्स होता है, टूर्नामेंट होता है, वो सही तरीके से हो सकता है। तो अब दौरान की बात कर रहे हैं, यानी मान लीजिए गेम चल रहा है तो उसके दौरान। तो एक है आयोजन प्रबंधन समिति जो हमने पढ़ा था। तो ये प्रतियोगिता के दौरान इस समिति का मुख्य कार्य क्या होता है कि सभी कार्यों पे नजर रखे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। ये सारा काम कौन देखते हैं? हमारी आयोजन समिति। अगर मान लो कहीं पे कोई कमी इनको दिखती है तो उसको दूर करने का काम इन्हीं का होता है, ठीक है। इसके बाद है क्रय समिति, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रतियोगिता में आपको पता है कई सारे उपकरण या फिर खेल की वस्तुएं लगती हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी उपकरण या वस्तु को उपलब्ध कराना जो काम है वो क्रय समिति का होता है, ठीक है। इसके बाद है परिवहन समिति। प्रतियोगिता सही से समय पे संपन्न हो जाए, ठीक है, परिवहन समिति इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार होती है। टीमों को आवास स्थल तक पहुंचाने और वहां से खेल के मैदान तक ले जाने का जो जिम्मेदारी होती है वो परिवहन समिति की होती है। भोजन तथा आवास। प्रतियोगिता के दौरान सभी खिलाड़ी जो हैं और जो अधिकारी हैं उनको भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भोजन और आवास समिति की, ठीक है। ये इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अधिकारियों के लिए समिति, अगर प्रतियोगिता के दौरान मान लो किसी अधिकारी को कोई तकलीफ, कोई समस्या हो जाए तो उसको दूर करने का जो व्यवस्था है, जो कार्य है, वो ये समिति करेगी। खेल मैदान व उपकरण समिति। तो प्रतियोगिता के दौरान इस समिति की विशेष जिम्मेदारी ये होती है कि खेल में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो जाए, कोई उपकरण की आवश्यकता ना पड़ जाए, और ये पहले से रिजर्व में चीजें रखती हैं कि जैसे ही कोई चीज कम पड़ जाती है तो तुरंत इसको उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति। प्रतियोगिता के दौरान अगर किसी टीम या अधिकारी को कार्यक्रम से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वो इस समिति की ये उसकी जिम्मेदारी होती है और ये उसको क्या करेगी? उस प्रॉब्लम को दूर करेगी। सजावट और समारोह समिति, आपको पहले ही बता रखा है कि सजावट का काम होता है इनका, ठीक है। अगर कोई, वैसे तो ये शुरू में ही कर लेते हैं काम, क्योंकि गेम्स स्टार्ट होने से पहले ही सजावट, मंच वंच ये सब कुछ तैयार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मान लो अगर कोई कमी रह जाती हो तो उसको ये समिति दूर कर देती है, ठीक है। तो ये एक दौरान हो गया। अब क्वेश्चन बनता है टूर्नामेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है पेपर में। तो टूर्नामेंट क्या होता है? एक मैचों की एक सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, जिसके अंत में एक टीम जीत जाती है तथा बाकी सभी टीमें जो होती हैं वो मैच हार जाती हैं। तो टूर्नामेंट आयोजन की कई सारी विधियां हैं जो कि अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि धन कितना है, समय कितना उपलब्ध है, मैदान है या नहीं, उपकरण और खेल, अधिकारियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इन कारकों पे ही निर्भर करती हैं, ठीक है। तो ये आप बता सकते थे। एक क्वेश्चन आता है नॉकआउट, ठीक है। नॉकआउट से क्या है? आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, है ना। तो यहीं से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, नॉकआउट का मतलब है बाहर। यानी कि इस प्रतियोगिता में जो टीम हार जाती है वो क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है, ठीक है। आउट का मतलब बाहर, तो ये दिमाग में बिठा लेना। केवल जीतने वाली जो टीम है वही कंपटीशन में बनी रहेगी और जो हारती जाएगी टीम वो बाहर होती जाएगी, ठीक है। इसको नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। एक होता है लीग टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है? इसमें जो भाग लेने वाली प्रत्येक टीम जो होती है वो दूसरी टीम के साथ एक बार मैच जरूर खेलती है, ठीक है। जरूर एक बार उनका मैच होगा ही होगा। विजेता टीम हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित की जाती है। यानी कि सभी टीम जो खेल रही है, हार रही है, जीत रही है, उसके आधार पर उनको कुछ अंक मिलते हैं, स्कोर होता है उनका कुछ, उस स्कोर के आधार पे ही हार जीत की घोषणा होती है, ठीक है। बाद में एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ये है महिला त्रय क्या होता है? महिला त्रय क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये आप कह सकते हो कि महिलाओं में जो महिला खिलाड़ी होती है उनमें होने वाले रोगों का एक समावेश है। मतलब इसमें कई तरह की चीजें, उनको कई तरह की बीमारी या प्रॉब्लम उनको हो सकती है, जिसमें इसमें तीन तीन तरह की समस्या मेन है। एक तो आपका है यहाँ पे अस्थि सुषिरता, यानी ये हड्डी से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा है रजोरोध। तीसरा है खाने पीने संबंधी विकार, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर। तो अस्थि सुषिता में क्या होता है? ये हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये हड्डी से संबंधित एक विकार है और इसमें उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है इसके कारण, ठीक है। मान लो अगर हड्डी में मांस वगैरह की कमी है, या फिर मान लो कि हड्डी के आसपास मांस की कमी है, या फिर कैल्शियम की कमी है हड्डी के अंदर,
तो ऐसे में क्या हो जाता है, उसको फ्रैक्चर होने के चांस हो जाते हैं। और इस दौरान क्या होता है, हार्मोन संबंधी परिवर्तन, तीव्र व्यायाम, कम कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना, ये इसके कुछ कारण हो सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे रजोरोध। प्रजनन योग्य आयु वाली स्त्रियों को मासिक स्राव नहीं होता या फिर आरंभ होकर कभी कभी कई महीनों तक मासिक धर्म का ना आना रजोरोध कहलाता है। इसमें क्या होता है, पीरियड से रिलेटेड कोई समस्या है इनकी। इसमें जो महिलाएं होती हैं, इनमें या तो पीरियड जो होते हैं वो स्टार्ट नहीं होते या फिर कई कई महीनों के गैप में आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इन्हें। इस समस्या का प्रमुख कारण जो है वो अधिक तीव्रता वाले व्यायाम हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर मेहनत करते हैं तो ऐसा हो सकता है। शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार कम कैलोरी वाला भोजन लेना, मान लो उनकी शारीरिक आवश्यकता ज़्यादा है लेकिन भोजन जो है वो कम कैलोरी वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं के मासिक धर्म में जो अनियमितता होती है या कई बार रुक रुक कर जो होता है, तो उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि खान पान की वजह से, अच्छा खान पान नहीं है तो ऐसा हो सकता है। हार्मोन्स में जो बदलाव आते हैं उसके कारण भी ऐसा हो सकता है, या तीव्र रक्तस्राव वगैरह जो ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है उसके कारण हो सकता है, या फिर अधिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेना, या फिर ज़्यादा कंपटीशन के कारण तनाव वगैरह जो हो जाता है उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तीसरा था जो हमारा ईटिंग डिसऑर्डर था, यानी कि खाने से संबंधित विकार। जब व्यक्ति सामान्य से अधिक मात्रा में, ठीक है, या फिर बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगे, तो इसे भोजन संबंधी विकार कहते हैं। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि हमें जितनी जरूरत है हमें उतनी कैलोरी रोज लेनी चाहिए, अगर हम कम लेंगे तो भी हमें समस्या हो जाएगी और अगर हम ज़्यादा लेंगे तो भी हमें समस्या हो जाएगी। तो इसमें दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसमें कि क्षुधा अभाव होता है, और बुलिमिया में अति अभाव होता है, ठीक है। एक जगह पे क्या होता है कि कम खाते हैं और एक जगह पे क्या होता है ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मैं आगे इनको भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी जिसको शुदा अभाव कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं और इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसका बचाव का वर्णन करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भोजन जो होता है ये भोजन संबंधित विकार है, ये एक मानसिक बीमारी है, ठीक है, जो प्रारंभिक या मध्य किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। इस रोग से क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो शारीरिक भार है वो चाहता है कि मैं अपना वजन कम कर लूं, ठीक है। वजन कम करने के उद्देश्य से वो खाना जो होता है, डाइट जो होती है वो कम कर देता है, यानी कम खाने लग जाता है। इससे वो बहुत दुबला पतले हो जाते हैं वो लोग। और पीड़ित व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए कई प्रकार के गलत तरीके भी अपनाने लग जाते हैं, ठीक है। कई तरह की दवाइयाँ खाने लग जाएंगे, खाना खाना बंद कर देंगे या फिर गलत तरीके से खाएंगे। ये इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति का हृदय, यानी कि उनका दिल और उनकी जो किडनी वगैरह होती है उसको नुकसान पहुंचने लग जाता है। अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये रोग जो है ये जानलेवा भी हो सकता है। तो ये जो शुदा अभाव है इसके कारण क्या है, इसके सामाजिक कारक भी हैं, ठीक है। जैसे कि अक्सर क्या होता है, माता पिता या जो दोस्त होते हैं वो व्यक्ति की जो शारीरिक आकार होता है उसको लेकर कहीं ना कहीं मजाक बना देते हैं, ठीक है। मान लो कोई मोटा है तो उसको मोटा मोटा कह के चिढ़ाने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं मतलब बेकार लगता है, तो वो अपने आप को पतला करने के लिए, अपने आप को स्लिम करने के लिए कहीं ना कहीं ये तरीके अपनाने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ व्यवसाय भी हैं, जैसे मॉडलिंग किसी को करनी है तो उसमें भाई फिट दिखना चाहिए, जिम्नास्टिक वगैरह इसमें भी ऐसा होना चाहिए, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। जैविक कारक भी है कुछ। यदि इस समस्या से ग्रस्त कोई गर्भवती स्त्री शिशु को जन्म देती है तो उसका जो शिशु है वो भी इस समस्या से ग्रस्त होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। व्यक्तिगत कारक को देख लेते हैं। अक्सर क्या होता है, व्यक्ति समूह में खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह कितना नियमों का मानता है, आदेशों का पालन करता है, ये कारण भी होते हैं, ठीक है। ग्रुप में मान लो है तो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना है, बेहतर दिखाना है, तो उसके लिए भी कुछ इस तरीके की हरकतें हो जाती हैं। अब ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें जो वजन होता है वो तेजी से कमी आती है, जिसके कारण शारीरिक स्वरूप जो है वो पतला दिखने लग जाता है। किशोरियों के मासिक धर्म जो होते हैं, पीरियड्स जो होते हैं, उसमें अनियमितता होने लग जाती है। उल्टी, शरीर का फूलने का एहसास हो जाता है, कब्ज की शिकायत रहने लग जाती है, शरीर में अनीमिया हो जाता है, खून की कमी होने लग जाती है, ठीक है। रक्तचाप वगैरह जो है धीमे रहने लग जाता है, दांतों की समस्याएं हो जाती है, और कई बार अधिक भोजन का सेवन भी कर लेते हैं तो भी कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ इस तरीके के लक्षण इसमें दिखते हैं। अब इसके बचाव के क्या तरीके हैं, तो वजन कम करने के लिए सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, जो किताबें होती हैं, इस पे ना जाएं, बल्कि कोई एक्सपर्ट जो हो, डाइटिशियन जो होता है उससे सलाह लें, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चों को ये समझाना चाहिए कि भारी शरीर होने के बावजूद भी वह चुस्त रह सकता है, हेल्दी रह सकता है, एक्टिव रह सकता है, आकर्षक लग सकता है, तो ये समझाना चाहिए। नेक्स्ट है कि समस्या से ग्रस्त व्यक्ति से दूर रहें, ठीक है। क्या हो जाता है
कि कई बार हम संगति में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि भाई कोई हमारा दोस्त है वो इन चीज़ों को अपना रहा है तो हमें भी उसके जैसा हो जाना है, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो हमें नेगेटिव लोगों से एक तरह से कह सकते हैं दूर रहना चाहिए। फिर है मनोवैज्ञानिक की सहायता भी ली जा सकती है, डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं, उसके अनुसार कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो ये था। अब एक है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, इसके लक्षण वगैरह इसमें क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि वजन कम करने के लिए अपने आप को मतलब खाना वाना कम कर देते हैं, इस तरीके की चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, ये इसके अपोजिट है। ये भी खान पान संबंधी विकार है। यहाँ पे व्यक्ति क्या होता है, लालचवश अपने शरीर व भूख से ज़्यादा खाना खाता है, यानी कि जितनी उसकी भूख है उससे ज़्यादा ही खाता है। बाद में जब इस व्यक्ति को परेशानी होती है तो वो शर्मिंदगी से बचता है। फिर कई बार उल्टी वगैरह करने लग जाता है, ठीक है? या फिर उपवास, डाइटिंग, कठिन व्यायाम, दवाइयाँ, हाजमा चूर्ण ऐसी चीज़ों का प्रयोग करता है। तो इसे बुलिमिया नामक रोग कहते हैं। ये मेनली जो भोजन के प्रति लालची सोच का परिणाम है, उनके साथ होता है, ठीक है? कई लोग ऐसे होते हैं जो शादी वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे वो इतना ज़्यादा खाते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं, उन्हें पता है कि भाई हमारा पेट इतने में भर जाना है, लेकिन वो उसका 2 गुना 3 गुना खा के आते हैं। तो ये कुछ लालच या जो भी हो, इस तरीके से भी हो जाता है, ठीक है? तो आगे देखिए इसके कुछ कारण वगैरह देख लेते हैं। वंशानुक्रम, बुलिमिया वैसे किसी भी व्यक्ति में विकसित हो सकता है, जिसके परिवार में कोई व्यक्ति से पीड़ित हो, ठीक है? वैसे तो किसी को भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वंशानुक्रम हेरिडिटी से ही हो, लेकिन किसी के परिवार में अगर कोई पीड़ित हो तो उस परिवार में होने के चांस हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक की बात करें तो जो स्वादिष्ट भोजन होता है उसके प्रति हमारा लालच जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो स्वादिष्ट भोजन अगर किसी को मिल जाए तो वो उसकी वजह से भी ज़्यादा खा लेते हैं। नेक्स्ट है खेल विधि प्रकार। सामान्यतः जिम्नास्टिक, धावक, कुश्ती, जिम्नास्टिक आदि खेलों में मुकाबला जो होता है वो वजन के आधार पे होता है। इसलिए इन खिलाड़ियों को बहुत कम या बहुत ज़्यादा खाने के लिए दबाव बनाया जाता है, ठीक है? अन्य कारण भी है जैसे ज़्यादा गरीबी, उपवास या कुछ व्यवसाय जैसे कि मान लो अभिनेता, हीरो वगैरह होते हैं, नर्तक होते हैं, मॉडल होते हैं, ये फिट और स्लिम दिखना चाहते हैं, तो इसकी वजह से भी ये कई बार कम या ज़्यादा खाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें ये है कि भाई छुप-छुप कर या एकांत में भोजन करना, बार-बार खाते हैं ये लोग, वज़न बार-बार कम या ज़्यादा इनका होता रहता है, खाने के बाद अक्सर उल्टी वगैरह, पेशाब वगैरह बहना ऐसा भी कुछ हो सकता है। बार-बार पाचन संबंधी समस्या आ जाती है तो उसके लिए दवाइयाँ लेंगे, चूरन, नुस्खे वगैरह अपनाने लग जाएँगे। कम ऐसा भी हो सकता है कि खा बहुत ज़्यादा रहे लेकिन कमज़ोरी या चक्कर आने लगे, ठीक है? गलत खान-पान हो जाता है और पेट में दर्द, सीने में जलन, कब्ज़, एसिडिटी ऐसी शिकायतें इनको रहने लग जाती हैं। इसका उपचार क्या हो सकता है? तो इसके उपचार के लिए देखिए क्या है, पहले तो इसके लक्षण को पहचानना, ठीक है? फिर लक्षण के आधार पे उपचार इसका कर सकते हैं। इसमें मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं, फिजिशियन से मिल सकते हैं, जो हमारा डायटीशियन होता है उससे मिल सकते हैं, जो हमारे जो व्यायाम एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है? जिम के कोच वोच होते हैं, इनसे मिल सकते हैं। चिकित्सा संबंधी उपचार जैसे कि जनरल फिजिशियन जो होता है, रोगी की डायबिटीज़, रक्तचाप, कब्ज़, एसिडिटी, अल्सर आदि की जाँच करके उसको सही उपचार की सलाह दे सकता है। मानव व्यवहार संबंधी उपचार, इसमें एक मनोचिकित्सक से या मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं, वो उसके शरीर के लक्षणों को देखकर उसे एक अच्छा उपचार दे देगा। फिर हमारा जो डाइटिशियन होता है, जो डाइट चार्ट वगैरह में बताता है, या जो शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ होते हैं उससे हम परामर्श कर सकते हैं। वो बता सकता है कि भाई हमारा जो काम है, काम के अकॉर्डिंग हमें कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, किस चीज़ में कितनी कैलोरी होती है, हमें अपना डाइट चार्ट कैसे बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बता सकता है, उसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है मोटापे को परिभाषित कीजिए। आपको पता है कि जो मोटापा है, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का वजन जो होता है वो सामान्य से अधिक हो जाता है। बीएमआई इंडेक्स में भी देखेंगे तो इनका वेट जो है वो अधिक हो जाता है। तो ये जो समस्या है आज ये दुनिया भर में देखने को मिल रही है। इसके कुछ कारण हैं, ठीक है? कारण क्या है कि ज़्यादा भोजन करना, या फिर मान लीजिए कि ऐसा काम करना जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो, या थायराइड की वजह से भी वजन बढ़ना घटना हो सकता है, या वंशानुगत भी हो सकता है, हेरिडिटी भी हो सकती है। मान लो किसी की फैमिली की जो कद काठी है, उसकी फैमिली में सब मोटे मोटे हैं, तो बच्चे भी उनके अपने माता पिता की कद काठी में चले जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और इस मोटापे की वजह से कई सारी बीमारी भी हो जाती है, जैसे कि मान लो डायबिटीज़ हो सकता है, या बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? कैंसर, गठिया जैसे जो रोग होते हैं उसका शिकार हो सकता है। कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं इंसान को। पैरालंपिक खेलों का उद्भव कब हुआ ये बताना है। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45 में। तो इस दौरान लाखों लोग जो थे वो काफ़ी मतलब पीड़ा से गुजरे थे, बहुत सारे लोगों की
मौत हो गई थी, जान चली गई थी। तो इस दुख दर्द को समझते हुए सर लुडविग गल्टमैन ने 1948 में लंदन के अस्पतालों में शारीरिक रूप से जो विकलांग थे उनकी उन लोगों के लिए एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन जो था वो आयोजित करवाया था, जो कि सफल भी रहा था। ठीक है, इसको काफी लोगों ने सराहा था। इसी से प्रेरित होकर 1960 के बाद जो रोम ओलंपिक है उसमें लगभग 400 विकलांग खिलाड़ियों को इकट्ठा किया गया और खेलों का आयोजन करा गया, और इन खेलों को नाम दिया गया था पैरालंपिक। ठीक है, बाद में इसको क्या हुआ, जैसे कि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय जो पैरालंपिक संस्था है उस जैसे समर विंटर ओलंपिक होते हैं उसी तरीके से इसका भी आयोजन कराया जाने लगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये किसके लिए होता है, ये उनके लिए होता है जो विकलांग या फिर दिव्यांग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष जरूरत वाले या दिव्यांग जो है उनकी शारीरिक क्रियाओं के लाभों का वर्णन करना है। अगर वो कुछ शारीरिक क्रिया करते हैं तो उससे क्या लाभ हो सकता है, तो इसे देखते हैं। देखिए अगर ये शारीरिक क्रिया करते हैं तो उसमें एकाग्रता जो होता है, इनका जो कंसंट्रेशन होता है उसमें सुधार हो सकता है। शरीर जो है लचीला बनेगा, उसमें सुधार होगा। शक्ति में सुधार होगा। सहनशीलता बढ़ेगी। हृदय संबंधी सुधार होगा। मोटापे से जो पीड़ित होने की संभावना है वो कम हो जाती है। हड्डियां जो है वो मजबूत होने लग जाती हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से हम पुष्ट हो जाते हैं, यानी बेहतर हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं जिसे आप कहते हो। जोड़ों की सूजन कम हो सकती है। तंत्रिका तंत्र का जो कार्य है वो बेहतर हो सकता है। ये शारीरिक रूप से फायदे होते हैं। मानसिक सुधार की बात करें तो देखिए क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं जो दिव्यांग वगैरह हैं, ये कहीं न कहीं समाज में अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं, समाज से अलग महसूस करते हैं, तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है? तो इनकी मनोदशा में भी सुधार होगा। ये जो डिप्रेशन होता है, ये जो चिंता होता है, उसके लेवल में भी कमी आएगी। आत्मसम्मान मिलेगा। ठीक है? शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से जो दिव्यांग होते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। हेल्थ जो है इनकी ठीक रहेगी, क्योंकि अगर ये शारीरिक क्रियाओं में भाग लेंगे तो दिव्यांग जो है उनका जो हेल्थ का लेवल होता है, स्वास्थ्य का जो स्तर होता है वो भी ठीक हो जाएगा, और शरीर में बीमारी होने की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसमें निखार आता है। सामाजिक लाभ यानी कि नए अनुभव प्राप्त होंगे, नए दोस्त बनेंगे, एक बेहतर मतलब जीवन बन सकता है। कार्यक्षमता जो है वो कार्यक्षमता हमारी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं अगर ये शारीरिक क्रियाओं में खेल में भाग लेते हैं तो। विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए डॉक्टरी जांच की जाती है जब भी मतलब कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा शारीरिक क्रियाओं में जाना चाहता है तो कुछ उसकी जांच करी जाती है, जिसमें सबसे पहले डॉक्टरी जांच है। इसमें क्या होता है कि जो भाग लेने वाला बच्चा है उसकी शारीरिक जांच करवाई जाती है। उसकी शारीरिक अक्षमता जो है उसको देखा जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, और कमी है तो किस लेवल पे है, किस क्षेत्र में है। ठीक है, उसका पहले का अनुभव जो होता है उसको जाना जाता है। पूर्व अनुभव की जानकारी ले लेते हैं ताकि उसकी जो शारीरिक क्रिया है या जो उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको खेल में भेजा जा सके। उसके इंटरेस्ट को ध्यान रखा जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, उसकी क्षमता को देखा जाता है कि उनकी क्षमता कैसी है, कोई कमी तो नहीं है, कोई शारीरिक या मानसिक कुछ समस्या तो नहीं है, उसको भी देखा जाता है। रूपांतरित उपकरण, उपकरणों का रूपांतरण हमेशा दिव्यांग की अक्षमता के स्तर के अनुरूप हो। यानी कि जो भी उसकी अक्षमता है, आपको पता है कि जो दिव्यांग होते हैं इनको कुछ ना कुछ उपकरण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लो चलने में दिक्कत है तो ये वैशाखी वगैरह या कुछ अन्य चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो उपकरण को भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। एक बेहतर वातावरण भी दिया जाना चाहिए। वातावरण उनके अनुरूप होना चाहिए, उनको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें, ये सारी रणनीतियाँ जो होती हैं वो ध्यान में रखी जाती हैं। अगला है संतुलित आहार। एक बैलेंस्ड डाइट जो होती है वो क्या है, इसके कार्य बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए संतुलित आहार कैसा होता है, एक ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जो है जो हमें चाहिए होते हैं, किसी मानव को चाहिए होते हैं, वो उचित मात्रा में उपलब्ध हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार। तो इसके कार्य क्या हैं, संतुलित जो बैलेंस डाइट होती है उसका क्या फ़ायदा होता है, तो ये हमें काम करने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो हमें इससे मिल जाती है। ठीक है, ये व्यक्ति की जो वृद्धि और विकास, आपको पता है कि हमारे जो हम जो खाते हैं उसी से पोषक तत्व मिलते हैं, उसी से हमारा वृद्धि और विकास होता है। अगर हमें बैलेंस डाइट मिलेगी तो हमारा वृद्धि और विकास में सहायता करेगा। संतुलित आहार जो होता है वो सभी संस्थानों को सही प्रकार के कार्य करने में सहायता करता है। ठीक है, हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग है उसको भी सही तरीके से सुचारू रूप से चलाएगा। ये सभी जो टूटे फूटे ऊतक होते हैं उसकी मरम्मत के लिए भी ठीक है। संतुलित आहार जो होता है शरीर की जो हमारी इम्यूनिटी होती है
यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाती है, ताकि हम छोटी-छोटी चीज़ों से बीमार ना हो जाएँ। यह शरीर का संपूर्ण स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाता है, ठीक है? अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारा हर तरह से मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। हमारी कहीं न कहीं पाचन क्षमता को ये ठीक करेगा, ठीक है? इम्यूनिटी को ठीक करेगा। हमें जो छोटी-मोटी बीमारियाँ हो जाती है ज़रा-ज़रा सी बात पे, उससे हमें बचा के रखेगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ बता सकते हो। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? साधारण और जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें क्या अंतर होता है? काय आपको पता है हमारी जो डाइट होती है, उसका जो सबसे मेन हिस्सा होता है, मेन अंग होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है? ये हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है, यानी कि हमें जो ऊर्जा मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो ऊर्जा का मेन स्रोत आप इसे मान सकते हैं, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट और एक होता है जटिल। ये मैंने आपको समरी वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है? जो साधारण कार्बोहाइड्रेट है ये हमको अनाज से, जैसे गेहूँ, चावल या जो हमारे फल होते हैं या गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास, इन सब चीज़ों में पाया जाता है, जिसका जो मतलब मेनली जो मिठास वाली चीज़ें होती हैं इसमें। और ये जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, ऐसा आप बता सकते हो। लेकिन जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते, ठीक है? एक तो ये ध्यान रखना है स्वाद में मीठे नहीं होते, दूसरा ध्यान रखना है कि ये पानी में घुलते नहीं है। इसमें स्टार्च हो जाएगा, गाइलोकोजन, सेल्यूलोज, ये प्रमुख होते हैं। ये हमें किससे मिलता है? ये हमें आलू से मिलेगा, शकरकंद से मिलेगा, चुकंदर से मिल जाता है, गाजर, मक्का, गेहूँ, चावल, इनमें हमें कहीं न कहीं ये मिल जाता है, ठीक है? हमें आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा जो होती है वो इसी से प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो रूटीन होता है, रूटीन में जो हमारा खाना होता है, आप देखोगे सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं? रोटी यूज़ करते हैं, जो किससे बनती है? गेहूँ से, या फिर अन्य चीज़ों से भी रोटी बनती है, लेकिन ज़्यादातर हम गेहूँ की रोटी को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का एक तरह से मेन सोर्स के रूप में हो जाता है ये, ठीक है? वसा यानी कि जो फैट होता है, फैट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? या वसा की उपयोगिता क्या है, आपको ये बताना है। तो वसा जो होता है हमारी जो डाइट होती है उसका एक महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होता है, पोषक तत्व होता है, ठीक है? ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, और आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट भी शरीर में वसा के रूप में संचित होता है। मान लीजिए आप अधिक कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो शरीर में फैट के रूप में जमा होने लग जाता है, ठीक है? और फैट से क्या होता है? हमारे शरीर को चर्बी प्राप्त होती है, चर्बी बढ़ने लग जाती है। लंबे समय तक चलने वाली शारीरिक क्रियाओं में ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी काम करती है। इसमें विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण करने में सहायता मिलती है, और हमारी जो मांसपेशीय ऊतक होते हैं उसका निर्माण इससे होता है। जो हमारे शरीर के जो कोमल अंग होते हैं, जैसे हमारा हृदय हो गया, हमारी किडनी वगैरह हो जाती है, उसको ये कहीं न कहीं सुरक्षा दे देती है, ठीक है? हमारे शरीर को सुडौल बनाती है, बेहतर बनाती है, और जो संक्रमण वाले रोग होते हैं, संक्रामक रोग जिसे कहते हैं, उससे बचाती है हमारे शरीर को। कहीं न कहीं ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है इसको बढ़ाती है। तो इस तरीके से, लेकिन वसा एक लिमिट में ही होनी चाहिए, वसा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना शरीर जो होता है मोटा होने लग जाता है। नेक्स्ट है आपका जो आयरन होता है और जो कैल्शियम होता है, ये हमारे शरीर में क्या भूमिका है इसकी, इसको बताना है। कैल्शियम आपको पता है हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बेहतर होता है। कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी हड्डियां जो है कमजोर होने लग जाएगी, हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है? मांसपेशी और हृदय के कार्य की कुशलता को बढ़ाता है, खून के थक्के जमने में भी ये सहायता करता है। खून के थक्के अगर ना जमे तो आपको पता है क्या दिक्कत हो सकती है? मान लीजिए कोई चोट लग जाए किसी को, तो क्या होता है? हमारा खून जो होता है उसमें थक्के जमने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा खून बहेगा और उसके बाद खून जो है बहना बंद हो जाएगा। अगर मान लो थक्का ना जमे तो लगातार ही खून बहता रहेगा, तो खून का थक्का जमना भी जरूरी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद है कि विटामिन के 2 भागों में हम विटामिन को बांट सकते हैं, जो कि मैंने आपको समरी में बताया था। दोनों ही हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है उसको सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं, बताना है आपको। तो देखिए विटामिन 2 तरीके के हैं। एक तो पानी में घुलने वाले विटामिन, जैसे कि विटामिन बी और सी, और वसा में घुलने वाले विटामिन जैसे ए, डी, ई, के, ये होते हैं। विटामिन की आवश्यकता जो होती है हमारे शरीर को कम होती है, कम मात्रा में, ठीक है? लेकिन डेली इनका सेवन करना जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्णन करो जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को कम होती है वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं, ठीक है? जो हमें डेली चाहिए थोड़े ही चाहिए, जैसे विटामिन ए हो जाता है, विटामिन डी, ई, के, बी, सी, ये सब हो जाते हैं, ठीक है? तो आप इसे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट है कि खनिज पदार्थ जो शरीर के लिए ज़रूरी है वो ये है आयरन। आयरन होना चाहिए हमारे हीमोग्लोबिन में,
नहीं तो अगर नहीं होगा मतलब तो उससे क्या होगा, अनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं। कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम अगर कम पड़ता है तो हमारी जो हड्डी और दांत होते हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, ठीक है। हमारे हड्डी और दांतों को मजबूत करना है तो कैल्शियम चाहिए। फास्फोरस होना चाहिए जो हमारे दांतों को मजबूत बनाएगा, हड्डियों को मजबूत करेगा। सोडियम हो जाता है जो तंत्रिका तंत्र के लिए मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। आयोडीन जो होता है इसकी हमें कम मात्रा में ज़रूरत होती है लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है। इसके बाद है बीएमआई, काफ़ी पूछा जाता है पेपर में। बीएमआई इंडेक्स, इसमें क्या होता है कि इस ये देखा जाता है कि हमारे शरीर का बीएमआई क्या है। तो बीएमआई एक तरह से एक मापन है जो कि गणना करता है, ठीक है, कि व्यक्ति जो है वो अंडरवेट है या सामान्य है या फिर ओवरवेट है। तीनों चीज़ों को देखता है। कहीं ऐसा तो ना है उसका वजन कम है, वो आदमी का वजन इतना कम भी नहीं होना चाहिए और वजन बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। एक होता है एवरेज, जो एक रेंज बनी होती है सभी का, उसमें होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वो भी समस्या है और ज़्यादा है तो भी समस्या है। तो बीएमआई जो है वो इसको बताता है। तो इसको कैसे, इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर वजन रख दिया जाता है, नीचे ऊंचाई मीटर वगैरह में रख के उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो उससे हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है ये निकल जाता है। तो बीएमआई जो है 18.5 अगर है तो वो अल्प अंडरवेट हो जाएगा। अगर 18.5 से 24.9 तक है तो ये एवरेज माना जाता है, मतलब ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन अगर वो 25 से 29 के बीच में है तो वो ओवरवेट हो जाता है और अगर इससे ऊपर जा रहा है तो वो बहुत बेकार माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं ये। एक होती है परीक्षण होता है एक चेयर सीट और रीच परीक्षण, इसकी प्रक्रिया बतानी है आपको। तो इसमें क्या होता है कि जो ये जो परीक्षण होता है वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के जो निचले भाग होते हैं उसके लचक का मूल्यांकन करता है, ठीक है, जो कि सही मुद्रा या आसन या सामान्य चाल और विभिन्न गतिशीलता वाले जो कार्य होते हैं उसमें देखते हैं। जैसे कि मान लो कोई कार में बैठना, जूते का फीता बांधना, इसमें क्या होता है हमें झुकना पड़ता है। तो हमारे शरीर में लचक सही से है या नहीं इसको देखने के लिए परीक्षण होता है। इसमें क्या जरूरी होता है, इसमें स्केल जरूरी होगा, एक कुर्सी चाहिए होगी, ठीक है। कुर्सी को क्या करते हैं, दीवार से सटा कर रखते हैं। प्रतिभागी जो होता है वो किनारे में आराम से बैठ सके इसलिए दीवार से सटा के रखते हैं। एक पैर फर्श पर समतल और दूसरा पैर घुटनों पर सीधा करके, आप एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। और पैर तथा टखना 90 डिग्री, आपको यहाँ पे देखो 90 डिग्री ये मुड़ा हुआ दिख रहा है। दोनों हाथों के बीच वाली जो उंगली होती है उसके जो सिरे होते हैं उसको बराबर रखते हैं, एक बराबर आपको दोनों हाथ यहाँ पे दिख रहे हैं। और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, झुकते हुए जाते हैं नीचे की तरफ। जो प्रतिभागी होता है वो सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति से सांस छोड़ते हुए कुलों पर शरीर को मोड़ते हुए आगे के जो हमारे पंजे होते हैं उसकी तरफ जाते हैं। और इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। तो घुटनों की सीधा रखें और रीच के समय 2 सेकंड के लिए यहाँ पे रुकना होता है। पंजे और उंगलियों के बीच में दूरी को मापा जाता है। यदि पैर के पंजों को छूते हैं तो स्कोर शून्य, यदि नहीं छूते तो ऋणात्मक उसको माना जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चेक किया जाता है कि हमारे जो शरीर का जो हिस्सा है, ठीक है, निचला हिस्सा जो है उसमें लचक कैसी है, लचक में कोई कमी तो नहीं है, उसके टेस्ट के लिए होता है। नेक्स्ट है कि शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर के जो क्रियात्मक कारण है उसको आपको बताना है। तो किसी व्यक्ति की शक्ति की को प्रभावित करने वाले कारक जो है उसमें आता है सबसे पहले मांसपेशियों का आकार। बड़ी और विशाल मांसपेशी जो होती है वह अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। आपको पता है पुरुषों की जो मांसपेशियां होती है वो बड़ी होती है इसलिए वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है। सेकंड है शरीर का भार यानी बॉडी का वेट। अधिक वजन वाले जो व्यक्ति हैं वो हल्के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि अधिक शरीर वाले आप देखते हो कि जो वेट लिफ्टर होते हैं, ठीक है। मांसपेशी संरचना, जो हमारी मसल्स होती है उसकी संरचना। जिन मांसपेशियों में पॉजिटिवज फाइबर की प्रतिशतता जो होती है वो ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, वो अधिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। और जिनमें स्लो होती है वो ज़्यादा शक्ति उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा तंत्रिका आवेग की प्रबलता। जब किसी केंद्रीय जो हमारा स्नायु संस्थान होता है, स्नायु तंत्र होता है, इससे आने वाली जो तीव्रता है वो हमारी जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके आवेग में अधिक संख्या में कहीं ना कहीं जो गत्यात्मक इकाई है उसको प्रदान करता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारी मांसपेशी होती है वो ज्यादा बल से संकुचित होती है और अधिक बल उत्पन्न करती हैं। तो ये क्या है, ये शरीर में जो हमारी जो शक्ति को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक है ये इसके पॉइंट बन जाते हैं। तो इसमें आपको अगर समझ में कहीं ना आ रहा हो तो आपको हेडिंग याद रखनी है। सबसे पहले तो ये हेडिंग लिखनी है, मांसपेशियों का आकार, फिर हमारा बॉडी का वेट, फिर हमारी संरचना और तंत्रिका आवेग आवेग जो होता है उसकी प्रबलता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप पॉइंट भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स जो है वो ठीक ठाक मिल जाएंगे। नेक्स्ट है लचक।
लचक को निर्धारित करने वाले जो हमारे क्रियात्मक कारक होते हैं वो बताइए। तो सबसे पहले हमारी मांसपेशी की शक्ति। मांसपेशियों में शक्ति का एक न्यूनतम स्तर होना आवश्यक है, और ये खासकर किसके प्रति, जो गुरुत्व बल होता है या जो बाहरी बल होता है उसके विरुद्ध। अगर ये न्यूनतम स्तर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लचक नहीं होगी हमारे शरीर में, ठीक है। फिर हमारे जोड़ों की बनावट, हमारे जो जॉइंट होता है उसका स्ट्रक्चर। मानव शरीर में कई प्रकार के जोड़ होते हैं। आप हाथों में देखोगे, कंधे के पास देखोगे, पैरों में देखोगे, घुटने ठीक है, ये सब। तो कुछ जोड़ों में मूलभूत रूप से अन्य जोड़ों की अपेक्षा अधिक प्रकार की गतियां करने की क्षमता होती है। एग्जाम्पल के लिए कंधे के बाल एवं सॉकेट जोड़ की घुटने की जोड़ की अपेक्षा में गति जो होती है वो कहीं ना कहीं अधिक आपको मिलेगी। आंतरिक वातावरण, किसी खिलाड़ी का जो आंतरिक वातावरण है वो भी कहीं ना कहीं लचक को निर्धारित करता है। एग्जाम्पल, 10 मिनट तक गर्म पानी में रहने से शरीर के तापमान जो होता है उसमें लचक जो होती है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो जाती है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाहर रहने की कमी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। अगर मान लो 10 डिग्री तक का गर्म पानी जो है उसमें अगर उसके अंदर कोई व्यक्ति रहता है तो लचक जो होती है बढ़ जाती है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में ही बाहर होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है लचक जो होती है। फिर इसके बाद है चोट। आपको पता है अगर चोट शरीर में लग जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो लचीलापन है उसको कम कर देती है, तो शरीर में चोट नहीं होनी, ठीक है। फिर हमारी आयु तथा लिंग। आयु में वृद्धि के साथ साथ लचक जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, ठीक है, याद रखना है। लिंग भी लचक को निर्धारित करता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक लचक पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है, हमारी जो एक्टिव और जो गतिहीन जीवन शैली है, ये क्या हो रहा है आपको पता है कि आज के समय में जो व्यायाम है वो लोग कम करते हैं। तो व्यायाम कम करेंगे तो हमारे शरीर में लचक जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम रेगुलर व्यायाम करेंगे तो हमारी लचक जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। जो एक्टिव लोग हैं उनकी लचक जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो निष्क्रिय लोग होते हैं उनकी जो लचक होती है वो कम होती है। फिर एक है हेरिडिटी। हेरिडिटी में ध्यान रखना है कि क्या होता है हेरिडिटी में, जो जैसे कि हमारा जो परिवार होता है, हमारे परिवार के जो लोग होते हैं उनका जो शरीर में जिस प्रकार की लचक है तो वही वैसा ही शरीर कहीं ना कहीं बच्चों को भी प्राप्त होता है माता पिता से। तो उसमें भी उसी के आधार पे लचक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि लिगामेंट और कैप्सूल की संरचनाओं के कारण अस्थि संरचना के जोड़ लंबाई वंशानुगत है। आपको पता है कि हमारी जो अस्थि संरचना होती है, जो हमारे लिगामेंट होते हैं, ये वंशानुगत होते हैं। जैसे हमारे दादा को हमारे पिता को मिलते हैं वैसे ही हमें मिलते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव बताइए। तो आपको पता है अगर हम रेगुलर व्यायाम करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा ही होगा। क्या फ़ायदा होगा, हमारे मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, कंकाल पेशी जो हमारा तंत्र है वो बढ़ता है, मांसपेशियों को ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। हमारे शरीर में जो फैट है वो कम हो जाता है। अब चार ही बताने हैं, बहुत सारे हैं। मांसपेशी की जो सहन क्षमता है वो बढ़ जाती है, थकान हमें जल्दी से नहीं होगी, शक्ति यानी कि हम ताकतवर हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो और हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है। तो ये सारे पॉइंट बनते हैं, लेकिन आपको चार ही बताने हैं, कोई भी चार पॉइंट आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं। किन्हीं दो प्रकार के विस्थापन समझते। देखिए हमारे शरीर में जोड़ होते हैं, कई बार जोड़ क्या होते हैं, हट जाते हैं, तो विस्थापन बोलते हैं उससे, ठीक है। उसमें काफ़ी दर्द होता है। तो जोड़ों का विस्थापन एक मुख्य चोट है। वास्तव में ये जुड़ी हुई अस्थियों के जो जोड़ होते हैं वहां से विस्थापन हो जाता है, जो निम्न प्रकार से हो सकते हैं। निचले जबड़े का विस्थापन सामान्यतः ये तब होता है जब थोड़ी जो हमारी होती है वो किसी वस्तु से टकरा जाए, या अधिक मुंह खोलने से निचले जबड़े का विस्थापन हो जाए। बहुत ज़्यादा मुंह भी नहीं खोलना चाहिए, ना तो ये विस्थापन हो सकता है। कंधे के जोड़ का विस्थापन, कंधे के जोड़ का विस्थापन अचानक झटके से या किसी कठोर सतह पे कोई गिर जाता है, ठीक है, तो उस चोट के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो आप ये बता सकते हैं। इसमें देखिए जो राइट कंधा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे विस्थापन कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। इसके बाद है न्यूटन की गति के नियम क्या हैं, और इसकी गति का जो दूसरा नियम है उसको समझाना है। तो न्यूटन की गति के तीन नियम थे। पहला नियम जो है इसमें आपका जड़ता का नियम, जो कोई भी वस्तु, इसमें बताया जाता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिति नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मान लीजिए यहाँ पे एक फुटबॉल रखी है, मैंने किसी जगह पे रख दिया तो वो फिक्स रखी रहेगी।
अगर कोई इस पे किक मारेगा, इस पे लात मारेगा, तब जाके वो क्या हो जाएगी, अपनी गतिशील अवस्था में आ जाएगी और कहीं भागेगी। ठीक है, अगर नहीं कोई भारी बल लगा रहे तो वो वैसी रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, त्वरण का नियम। यस, यानी कि किसी भी वस्तु में उत्पन्न होने वाली जो त्वरण की दर है, उस पे जो बल लगाया जाता है, उसी के आधार पे वो आगे जाएगी। ठीक है। तीसरा नियम जो है, प्रत्येक क्रिया की हमेशा एक कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें आपसे क्या पूछा हुआ था कि आपको जो सेकंड वाला नियम है, इसके बारे में आपको इसके उपयोग बताने थे। तो खेल कूद में गति का जो दूसरा नियम है, इसका उपयोग होता है। जैसे कि फुटबॉल में त्वरण उत्पन्न करने के लिए जरूरी है कि फुटबॉल पे लात मारकर उस पे बल लगाया जाए, तभी तो वो आगे भागेगी। ठीक है, तभी तो उसमें त्वरण जो मतलब वो जो स्थिर अवस्था से आगे भागेगी फोर्स लगाने पे। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा। ऊंची कूद जो होती है वो खेल में, जब खिलाड़ी रेत पर गिरता था तो उसको चोट लगने की संभावना जो होती है वो ज्यादा होती है। इसके विपरीत जब खिलाड़ी गद्दी पर गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती है, क्योंकि गद्दे पर जो वो घिसता हुआ गिरता है, ठीक है, उस समय आवेग जो होता है उसका वो कम हो जाता है। ठीक है, शून्य से होने से समय आवेग जो होता है वो कम हो जाता है और समय जो है उसमें ज्यादा लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, उसकी जो चोट होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, गतिशील संतुलन की व्याख्या करो। गतिशील संतुलन यानी किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए, चलते फिरते हुए, ठीक है, स्थिरता बनाए रखने की स्थिति को गतिशील संतुलन कहते हैं। गतिशील रहते हुए व्यक्ति को गुरुत्व केंद्र जो होता है उसके आधार से बाहर होता है, और ऐसे समय में बैलेंस बनाना ज्यादा जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए फर्राटा दौड़ को, जो दौड़ होती है इसको शुरू करते हुए जो दौड़ने वाला व्यक्ति होता है उसका वजन जो होता है उसके पैर के आगे की तरफ होता है, जो कि दौड़ के शुरू होते ही वजन के साथ गुरुत्व केंद्र के आगे तरफ हो जाता है। मान लो आप ये एग्जांपल आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, ये वाला समझो, दूसरा वाला। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति मान लो पानी की बाल्टी है उसको उठा के चल रहा है, तो एक हाथ से तो वो उठा रहा है, लेकिन उसका शरीर जो होगा दूसरा हाथ ऑटोमेटिक उठ जाएगा और कहीं ना कहीं उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, ताकि वो गुरुत्व केंद्र के मध्य में रहे, इसलिए। या फिर एक और एग्जांपल है, पहाड़ पे चढ़ते समय हम आगे की तरफ झुक जाते हैं ताकि हम गिर ना जाएं। गुरुत्व जो है वो केंद्र को नीचे लाने में एक बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो यही है कि हम गतिशील जब होते हैं, जब हम चल रहे होते हैं, कहीं चढ़ रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, तो उस समय में बैलेंस बनाना जो होता है, इसी को हम गतिशील संतुलन के रूप में दिखाएंगे। नेक्स्ट है, घर्षण क्या है और खेलों में विभिन्न प्रकार के घर्षण जो होते हैं उसकी व्याख्या करो। तो देखिए, दो सतह के बीच में, इसको फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, दो सतह के बीच में संपर्क से उत्पन्न जो गति होती है, प्रतिरोध होता है, उसे घर्षण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर घर्षण और एक होता है गतिशील घर्षण। जब मान लो कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है, लेकिन वास्तविक गति, असली गति अभी शुरू ना हुई हो, तो उसको स्थिर घर्षण कहते हैं। जैसे मान लो जब दौड़ना शुरू करते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, तो उसके पैरों के बीच में और जो जमीन जमीन जिस ट्रैक पे दौड़ रहा है वहां पे घर्षण होता है। लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जब वो धीरे धीरे दौड़ रहा होता है, तब क्या होता है, तब वो स्थिर घर्षण कहलाएगा। गतिशील घर्षण क्या है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से चलना शुरू कर देती है तो उसे गतिशील घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए गेंद जो होती है वो लुढ़क कर रुक जाने तक जो घर्षण बल लगा होता है, वह गतिशील घर्षण होता है। मान लो कोई गेंद है, आपने उस पर बैट मार दिया, तो बहुत तेजी से जाएगी, तो जमीन और उस बॉल की सतह के बीच में घर्षण होगा जब तक वो बॉल रुक नहीं जाती। ठीक है, जहां से वो चली है और जहां पे रुक नहीं जाती, उसके बीच का जो भी मतलब जो समय होता है, वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आप इसको गतिशील घर्षण के रूप में देख सकते हैं। गतिशील घर्षण जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग घर्षण और एक होता है रोलिंग घर्षण। जब एक वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लगती है तो उसको स्लाइडिंग घर्षण कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए डिब्बे को गाड़ी पे चढ़ाना। रोलिंग घर्षण में क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है, रोल करती है। जैसे कि एग्जांपल है, हिट करने पर मैदान पर लुढ़कती बॉल। आपने किसी बॉल को हिट किया है तो वो रोल, गोल गोल रोल होकर जाती है। ठीक है, इसको हम रोलिंग घर्षण कहेंगे, यानी कि सेकंड वाला ये जो हमारा घर्षण का पोर्शन है, इस तरीके से। घर्षण के लाभ और हानि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। लाभ क्या है, तो देखिए लाभ सबसे पहले पढ़ लेते हैं। वस्तु के स्थिति को बनाए रखना। घर्षण किसी भी वस्तु की स्थिति तथा उसके आकार को स्थिर रखती है, ये फायदा है। सेकंड क्या है कि गति में सहायता करना, यानी घर्षण के कारण हम आराम से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। धावक जो होता है वो तेज
तेजी लाने के लिए घर्षण को बढ़ाता है। पकड़ को मजबूत करना, घर्षण के कारण जो खिलाड़ी है वो अपने हाथों से वस्तु को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लेता है। बैडमिंटन का जो खिलाड़ी होते हैं वो रॉकेट को पकड़ के रखते हैं। ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाना, घर्षण के कारण जो टेम्परेचर होता है उसमें वृद्धि होती है, ये तो उसके लाभ है। इसके नुकसान क्या है? वस्तु में टूट फूट होना, घर्षण के कारण क्या होता है, वस्तु में हमेशा टूट फूट होती रहती है। इससे बचाने के लिए हमें वस्तुओं में तेल या फिर चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टूट ना जाए। ठीक है, उसमें नुकसान ना हो जाए। जैसे कि आप चैन देखते हैं, बाइक में चैन वगैरह होती है, तो उसमें जो चैन होती है वो हमेशा उस गरारी पे घूमती रहती है, तो बार बार घूमती है, तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। इसीलिए उसमें ग्रीस या तेल लगा के चिकनाई बना के रखते हैं ताकि वो टूटे ना। ऊर्जा का नुकसान, घर्षण जो है वो ऊर्जा को खत्म करती है। ठीक है, गति को कम करती है, गति को कहीं ना कहीं मुश्किल बना देती है। व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी, और इसके 5 सिद्धांत जो है ये बताने हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व क्या है, इस लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। आपको पता है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी लेके घूम रहा है। ठीक है, वो उसका मास्क या मुखौटे के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। तो इसके जो सिद्धांत होते हैं वो 5 निम्नलिखित लक्षण है। इसमें हम किसी के इन लक्षणों के आधार पे हम किसी की पर्सनैलिटी को आंक सकते हैं। सबसे पहला है स्पष्टता संबंधी लक्षण या कर्तव्यनिष्ठा संबंधी लक्षण, कि वो कितना स्पष्ट है अपने निर्णय में, कितना कर्तव्यनिष्ठ है, बहिर्मुखी है। ठीक है। और सहम सह क्षमता आएगा यहाँ पे। सह क्षमता संबंधी लक्षण क्या है उसके, विशुद्धता संबंधी लक्षण, ये कुछ इसके लक्षण होते हैं, इसके आधार पे पहचाना जाता है। आक्रामकता क्या है, इसके बारे में बताना। देखिए, कोई भी शारीरिक या मौखिक व्यवहार किसी व्यक्ति का जिसका उद्देश्य लक्ष्य दूसरे खिलाड़ी को कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाना होता है। आक्रामकता आप देखते हो कि क्रिकेट मैदान में भी कई बार खिलाड़ी आक्रामक हो जाते हैं, एक दूसरे को गाली दे देते हैं या फिर मतलब फेस ऐसा बना देते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, तो ये आक्रामकता है। इसको कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना या चिढ़ाना होता है। ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आक्रामकता की अवधारणा से तात्पर्य है कि आक्रामकता जो होते हैं वो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग रूप में इसको समझाया गया है। ठीक है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि ये जन्मजात होती है, यानी मनुष्य के अंदर पहले से ही होती है, तथा समय के अनुसार ये दिखाई देती है। जबकि सामाजिक सिद्धांत के जो मनोवैज्ञानिक है वो ऐसा मानते हैं कि आक्रामकता जो होती है वो जन्मजात नहीं होती, बल्कि वो हमें जो हमारा माहौल है वो हमको सिखाता है, यानी हम माहौल से सीखते हैं। ठीक है। अब देख, एक है कुंठा सिद्धांत, यानी फ्रस्ट्रेशन वाली थ्योरी, कि इसके जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, वो ये मानते हैं कि आक्रामकता जो होता है इसका जन्म जो है वो कुंठा से होता है। यानी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल देते हैं, अग्रेशन निकाल देते हैं, आक्रामक हो जाते हैं हम उसके प्रति। तो 3 तरह की इसमें क्या है, इसके कॉन्सेप्ट हैं। फिर क्या है इसको और आगे समझते हैं। शत्रुतापूर्ण आक्रामक, कोई भी शारीरिक व्यवहार, कोई भी हमारा शारीरिक ऐसी क्रिया जिसका एकमात्र लक्ष्य किसी दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से जानबूझ के नुकसान पहुंचाना होता है। ठीक है। जैसे कि आप देखते हो कि खिलाड़ी जो हॉकी स्टिक है उससे घायल कर देते हैं कई बार, या गिरा देते हैं किसी को, तो ये पूर्ण आक्रामक है। एक है बाहर आक्रामकता, कोई भी शारीरिक व्यवहार जिससे किसी दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचता हो, परंतु वह जानबूझकर ना किया गया हो। नुकसान तो पहुंचा लेकिन उसने जानबूझ के नहीं किया, उसका मतलब उसका लक्ष्य ऐसा नहीं था। या फिर अब उच्चतम प्रदर्शन प्राप्ति के लिए किया गया हो, मान लो ऐसा हो, तो उदाहरण के लिए हॉकी स्टिक से अनजाने में किसी दूसरे खिलाड़ी को घायल होना, तो ये बाहरी आक्रामकता हो जाएगी। एक है मुखर व्यवहार आक्रामकता, ये मौखिक व्यवहार है जिसमें किसी खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यानी कि क्या होता है इसमें, नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं, और क्रिकेट खेलते समय कई बार कमेंट्स कर देते हैं खिलाड़ी, बॉलर जो है वो बैट्समैन पे कमेंट्स कर देता है, कुछ गाली गलौज या उल्टी भद्दी कमेंट्स हो जाता है, तो इस ये होता है मौखिक एक तरह से आक्रामकता है। उसमें मतलब शारीरिक रूप से उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, पर बोलकर या कुछ गलत इशारे करके उसको नुकसान पहुंचा रहा है। भारत में प्रतिभा खोज के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की क्या भूमिका है? तो जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसने खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया है। इसके तहत खेल प्रतिभा की खोज करके उनके स्किल को और उनकी क्षमता को दिखाने और उसको प्रदर्शन करने, और उनके जो स्किल है उसको विकसित होने के लिए मौका दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, जो छात्र चुने जाते हैं उनको जो एक्सपर्ट जो ट्रेनर होते हैं उनके द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाती है।
नेक्स्ट है हमारा कि खेलों में खेल प्रतिभा का पहचान, खेलों में खेल प्रतिभा की पहचान क्या है? तो खेलों में प्रतिभा की पहचान प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी होते हैं उनको चुनना है, ठीक है, जो भविष्य में एक बड़े अच्छे एथलीट्स बन सकते हैं या उनके अंदर क्षमता है, ठीक है, इसकी पहचान करना होती है ताकि उनकी पहचान हो जाए और समय पे उनको अ, उनको स्किल उनकी ठीक की जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, उनको सुविधाएं दी जा सके, ठीक है। खेल प्रतिभा विकास के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इससे क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि निचले स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज करना, प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी होते हैं उनको चुनना, उनका आकार, शारीरिक क्षमता, शारीरिक अक्षमता और उनकी रुचि के आधार पे उनको खेलों में ले जाना, स्कूल स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे जो खेल अकादमी होती है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी है उनको सुविधाएं देना, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिस कारण से वो कामयाब नहीं हो पाते, तो ये है इसका उद्देश्य। खेल प्रतिभाओं को मौका देना, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो टैलेंटेड है पर उनको कभी मौका ही नहीं मिल रहा, तो उनको मौका देना भी इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं उनको आर्थिक सहायता देना, पैसे वगैरह उनको सुविधाएं देना, खिलाड़ी का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है वो करना, समाज का सामुदायिक विकास करना, देश का विकास करना, क्योंकि खिलाड़ी जब आगे बढ़ते हैं, मेडल जीत के लाते हैं, तो कहीं ना कहीं देश का भी विकास होता है, ठीक है। शक्ति क्या है और इसके प्रकार बताइए? तो देखिए इसकी शक्ति जो होती है ये अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति, सहनशीलता, ये इसके प्रकार है। नेक्स्ट है फार्टलेक प्रशिक्षण विधि क्या है? इसमें सहन क्षमता को बढ़ाने की विधि होती है ये, ठीक है। स्वीडन में गोस्ट हॉल्मर ने 1930 में इसको बनाया था, इसे स्पीड प्ले के नाम से भी जाना जाता है, ये पेपर में आ सकता है। इस विधि में क्या होता है, जो धावक होता है, जो दौड़ने वाला होता है, वो अपने अनुसार अपनी गति को आसपास का जो वातावरण है उसके अनुकूल परिवर्तित कर लेता है। मान लीजिए कोई धावक है वो प्लेन पे दौड़ रहा है, तो प्लेन पे वो तेज दौड़ सकता है तो तेज कर लेगा स्पीड, लेकिन मान लो उबड़ खाबड़ रास्ता आ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा। यानी वो जैसा माहौल होता है उसके आसपास उसके आधार पे अपनी स्पीड को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इस विधि के द्वारा सहन क्षमता का विकास होता है, खिलाड़ी जो है वो अपनी गति अपने वातावरण के अनुसार परिवर्तित करता है। तो ये एक स्वयं अनुशासित विधि भी कहलाती है। इसमें हृदय गति जो होती है वो 140 से 180 प्रति मिनट के बीच में रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है गति जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। मान लो प्लेन पे दौड़ेगा तो तेज हो जाएगी गति, और उबड़ खाबड़ पे दौड़ेगा तो स्लो हो जाएगी गति, तो ये भी बदलती रहती है। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। सहन क्षमता क्या होती है और खेलों में हमें सहन क्षमता क्यों चाहिए? ठीक है, तो देखिए सहन क्षमता के कई प्रकार हैं, जिसमें आधारभूत सहन क्षमता यानी व्यक्ति की ऐसी योग्यता जिसमें वो बहुत सारी शारीरिक मांसपेशियों के द्वारा धीमी गति से लंबे समय तक हलचल कर सके, दौड़ना, चलना, तैरना, और उसका शरीर उसको सह पा रहा है, तो ये हो जाएगा आधारभूत सहन क्षमता। एक होता है सामान्य सहन क्षमता, इसमें क्या होती है, ये एक ऐसी योग्यता है जिसमें व्यक्ति थकान की स्थिति में भी काम कर सकता है, जैसे एरोबिक, एनारोबिक, इस तरह की गतिविधि कर सकता है। एक है विशिष्ट सहन क्षमता, ये ऐसी योग्यता है जिसमें विशिष्ट खेलों में अलग अलग रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे मुक्केबाजी, कुश्ती, ठीक है। इसमें जिसमें ज्यादा ताकत और ज्यादा दमखम की जरूरत होती है वहां पे ये सहन क्षमता यूज होती है। क्रिया के आधार पे भी हमारी सहन क्षमता होती है, इसको भी समझिए। गति सहन क्षमता, ये वह योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति थकान के बावजूद भी किसी भी गति को 45 सेकंड तक तेज कर सकता है, यानी वो थक गया है लेकिन फिर भी वो 45 सेकंड तक अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। लघु अवधि सहन क्षमता यानी शॉर्ट टर्म के लिए होती है ये योग्यता 45 सेकंड 2 मिनट तक चलने वाली जो गतिविधि होती है, ठीक है, उसके लिए, जैसे 800 मीटर की दौड़। मध्यम अवधि, इसमें क्या होता है 2 मिनट से 11 मिनट तक चलने वाली गतिविधियां शामिल होती है। और दीर्घ जो अवधि होती है इसमें क्या होता है 11 मिनट से अधिक चलने वाली जो गतिविधि होती है उसमें। तो ये लचक वाला जो है हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। खेलों में एथलीटों द्वारा की जाने वाली आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक के लाभ बताओ। कई बार खेलों में जो खिलाड़ी होते हैं वो खुद से ही बातें कर रहे होते हैं, तो उसके क्या लाभ हैं? तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रभावकारिता का निर्माण और विकास, मतलब खुद का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपनी स्किल को, अपने दिमाग को ठीक कर सकते हैं। मूड बनाना या बदलना, अब यहाँ पे मूड बनाने का मतलब आप वो ना समझना, यहाँ पे मूड बनाने का मतलब ये है कि कई बार क्या हो जाता है कि खिलाड़ी जो खेल के दौरान वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, गेम चल रही है लेकिन
नहीं अच्छा कर पा रहे प्रदर्शन, तो ऐसे में क्या होता है वो कहीं न कहीं सेल्फ टॉक करके या अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने मूड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। प्रयासों को नियंत्रित करना, जो उनके प्रयास है उसको अपने नियंत्रण में लाना, ठीक है? अपने ध्यान को केंद्रित करना, ये इसके लाभ हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपना जो वीडियो है वो खत्म हो जाता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो सारे कराते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लो, वहाँ पे इसकी पीडीएफ डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।